नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 हिंदी क्लास 12th का पेपर देख रहे हैं, जो कि 80 अंक और 3 घंटे का है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सीधा पेपर की बात करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। पेपर के खंड आ में वस्तुपरक यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। सुबुद्ध वक्ता जनसमूह का मन मोह लेता है। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात राई का पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं, वे एक और जहां सुनने वाले के धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं, वहीं अपना समय भी अकारण नष्ट किया करते हैं। विषय से हटकर बोलने वालों से, अपनी बात को अकारण खींचते चले जाने वालों से तथा ऐसे मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करने वालों से जो उस प्रसंग में ठीक ही ना बैठ रहे हों, लोग ऊब जाते हैं। वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है, जो मरने के पश्चात भी लोगों की स्मृतियों में हमें अमर बनाए रहती है। हाँ, बहुत कम बोलना या सदैव चुप लगाकर बैठे रहना भी बुरा है। यह हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति गुफा में रहने वाले उस व्यक्ति की तरह होता है जिसे बहुत दिनों के बाद प्रकाश में आने पर भय लगने लगता है। अतएव कम बोलो, सार्थक और हितकर बोलो, यही वाणी का तप है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखिए। मैं इस पेपर को हल कर चुका हूँ। पहला प्रश्न, राई का पहाड़ बनाना के लिए एक अन्य मुहावरा होगा। खींचकर लंबा करना, नमक मिर्च लगाना, झाड़ का झंकार बनाना, तिल का ताड़ बनाना। तो इसका सही उत्तर है घ, तिल का ताड़ बनाना। अगला प्रश्न, लोगों का समय अकारण कौन नष्ट करते हैं? जो गलत बोलते हैं, जो भ्रष्ट बोलते हैं, जो नहीं बोलते, जो असंगत बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है घ, जो असंगत बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भाषा रोचक बनती है। आवश्यक होने पर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा जटिल हो जाती है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है घ, कथन पहला, दूसरा और चौथा सही है। यानी तीसरे ऑप्शन में क्या था, भाषा जटिल बनती है, तो वही सही नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वाणी का कौन सा गुण हमारे अनुकूल रहता है? संयम, मिठास, संतुलन। तो सही उत्तर है घ, तीनों। बहुत कम बोलने से क्या हानि होती है? प्रतिभा मंद पड़ जाती है। अगला प्रश्न,
बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता को व्यक्ति की क्या बताया गया है? शोभा, आकर्षण, आकर्षण। सही उत्तर है ग, दोनों। क्या बताया गया है? दोनों, शोभा और आकर्षण। अगला प्रश्न 7वां, कैसा व्यक्ति, कैसा वक्ता मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है? तो सही ऑप्शन है क, सुबुद्ध। अगला प्रश्न, वाणी का तप किसे कहा गया है? कम बोलना, हितकर बोलना, सार्थक बोलना। सही ऑप्शन है घ, सभी। घ ऑप्शन सही है, सभी। अगला प्रश्न, मिठास शब्द व्याकरण के अनुसार है? तो सही ऑप्शन है ख, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा? तो सही ऑप्शन है ग, वाणी का तप। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है, कविता है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम ठहरने का काम कैसा, बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो, हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा, बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिमा का नाश करती ज्योत जगमग जगत धरती, ज्योत के हम पुंज फिर हमको अमा से भीत कैसा। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा? तो सही ऑप्शन है क, पथिक। दूसरा प्रश्न, निमिष का अर्थ है पल भर। घ ऑप्शन सही है, पल भर। पथ के कंटक यानी कांटे किसके प्रतीक हैं? बाधाओं के। कवि ने पथिक किसे माना है? जो अग्रसर है, जो गतिशील है। ग ऑप्शन सही है, दोनों। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व रुकना उचित नहीं है। दूसरा, धनुष से निकला बाण राह में नहीं रुकता है। तीसरा, जीवन प्रगति का नाम है, रास्ते में हारकर बैठने वाला पथिक नहीं कहलाता। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही ऑप्शन है घ, कथन 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ही कथन कैसे हैं? सही हैं। चारों ही कथन सही हैं। घ ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक अंक के 5 MCQ टाइप, 5 अंक के। पहला प्रश्न, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे कहते हैं। सही ऑप्शन है ख, फीचर लेखन। दूसरा प्रश्न, किस माध्यम में घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है? तो सही ऑप्शन है ख, टीवी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुद्रित माध्यमों में प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना होता है, लेखन और प्रकाशन के बीच
अशुद्धियों को ठीक करना होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य बनाए रखना जरूरी है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों घ। कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न, किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना कहलाता है एंकर पैकेज। 5वां प्रश्न, इनमें से सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित ककार हैं। तो सही ऑप्शन है घ। क्या, कौन, कब और कहाँ, ये सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित ककार हैं 4। अगला प्रश्न, जिसमें पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न है। चौथा प्रश्न, इसमें पठित काव्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के MCQ टाइप। पद्यांश देखिए, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, साहित्य की रसधारा कब तक चलती रहती है? तो सही ऑप्शन है ग, अनंत काल तक। अगला प्रश्न, काव्यांश में किसकी कटाई की बात कही है? तो सही ऑप्शन है घ, कविता रूपी फसल की। खेत में पैदा होने वाले अन्न का उपभोग कितने दिनों तक किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर ख ऑप्शन सही है, कुछ दिनों तक। अगला प्रश्न, कवि ने किसकी अमृत धारा को अक्षय बताया है? तो सही ऑप्शन है क, साहित्य की। 5वां प्रश्न, कवि ने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है, कारण सत साहित्य कालजयी एवं प्रेरणाप्रद होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ग, कथन और कारण दोनों सही हैं। ग ऑप्शन सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला 5वां प्रश्न, जिसमें आरोह भाग 2 के गद्य पाठों में से गद्यांश लिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। जो गद्यांश है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध सीरीज के फूल से लिया गया है। गद्यांश देखिए, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। मैं शीर्ष के फलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख से बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हैं, जमे के मरे। बहुत ही सुंदर गद्यांश जो कि सीरीज के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पहला प्रश्न देखिए, सीरीज के पेड़ पर नए फूलों के आने पर कौन अपना स्थान नहीं छोड़ते? तो इसका सही ऑप्शन है ख, पुराने फल। किसके अनुसार नए के आने के बाद पुराने का जाने का
अधिकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ख, तुलसीदास जी के अनुसार। तीसरा प्रश्न, कौन पुराने और कमजोर पर लगातार कोड़े चला रहा है? महाकाल देवता। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो जरासो जो फरासो झरा जो बरासो बुताना, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने किस सच्चाई पर मोहर लगाई थी? वृद्धावस्था, मृत्यु, क ख दोनों। तो सही ऑप्शन है ग, क ख दोनों। अगला छठा प्रश्न, जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित एमसीक्यू टाइप प्रश्न हैं। 10 प्रश्न हैं, एक एक अंक के 10 प्रश्न, 10 अंक के। पहला प्रश्न, देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में किस रचना को पढ़ा जा सकता है? तो सही ऑप्शन है का, सिल्वर वेडिंग। दूसरा प्रश्न, एक किशोर के देखे और भोगे हुए गमई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है जूझ। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यह कथन किसका है? यशोधर बाबू का। चौथा प्रश्न, हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट किस रचना में सुनी जा सकती है? जूझ में। पांचवा प्रश्न, ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा, मानो ना मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कौन कहते थे? यशोधर बाबू। छठा प्रश्न, कभी भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, किसका कथन है? लेखक आनंद यादव जी का। सातवां प्रश्न, कथन लेखक को अकेलापन अच्छा लगने लगा, कारण कविता में रुचि उत्पन्न होना। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, ग ऑप्शन सही है, कथन और कारण दोनों सही है। आठवां प्रश्न, किस शहर की नगर योजना आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों की नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी? तो सही ऑप्शन है क, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पहला, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप बौद्ध स्तूप को कहा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिला हुआ है खुदाई करने पर। तो सही ऑप्शन है जी। गढ़ यानी किला के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी बस्तियां टीला नगर, यही गलत है, टीला नगर नहीं नीचा नगर कहा जाता है। तो ख ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ए ग ऑप्शन भी सही है। लेखक ने रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ ऊंटगाड़े को कहा है, यह सही सुमेलित है। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था के आधार पर सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वह ख ऑप्शन है, यह सही सुमेलित नहीं है। 10वां प्रश्न, किस सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था? सही ऑप्शन है क, सिंधु सभ्यता। पेपर का पाठ खंड ब पार्ट बी, जिसमें सभी प्रश्न वर्णनात्मक पूछे गए हैं। सबसे पहले 7वां प्रश्न, जिसमें रचनात्मक लेख लिखने के लिए कहा गया है, जो कि 6 अंक का है। 3 ऑप्शन है, मैं और मेरी साइकिल, योग भगाए रोग, दीवार घड़ी, तीनों में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है लगभग 120 शब्दों में। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी वाला रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। 8वां प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न। पहला, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2 अंक का प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का समुचित अध्ययन एवं दृश्य लेखन, दृश्य अनुसार संवाद लेखन, संवाद घटना एवं पात्र अनुकूल होने चाहिए, पात्रों का चयन। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 2 अंक का है तो कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं। अगला प्रश्न ख, रेडियो नाटक में ध्वनि का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसमें सारा खेल ध्वनि का ही होता है। ध्वनि में संवाद एवं पार्श्व संगीत दोनों होने चाहिए या दोनों ही समाहित होते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों के महत्व पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाटक की सफलता, कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों के महत्व पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाटक की सफलता संवाद पर निर्भर करती है। संवाद सार्थक एवं पात्र अनुकूल होने चाहिए। संवाद प्रस्तुति भाव अनुसार होनी चाहिए। इस तरह से। अगला प्रश्न ख, रचनात्मक लेखन की रचनात्मकता किस बात पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रचनात्मक लेखन की रचनात्मकता मौलिकता पर निर्भर करती है। यानी रचनात्मक लेख मौलिक होना चाहिए, अपने खुद के स्वयं के विचार होने चाहिए। दूसरा बिंदु, तारतम्यता, यानी हर पंक्ति आपस में गुथी हुई हो, तारतम्य हो विचारों में, लेखन में। तीसरा बिंदु, सहज प्रवाह एवं भाषा शैली प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में निर्देशानुसार दीजिए। यानी 3 में से 2 करने हैं, 3-3 अंक के 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। विशेष लेखन सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन जो विषय विशेषज्ञ द्वारा लिखा जाता है, विशेष लेखन कहा जाता है। विशेष लेखन में विशेषज्ञता इस तरह से हासिल की जा सकती है। पहला, संबंधित विषय का 12वीं कक्षा एवं स्नातक स्तर पर अध्ययन करना। दूसरा बिंदु, समुचित रुचि का होना। तीसरा बिंदु, विषय से संबंधित लेख पढ़ना और अपने आप को हमेशा अपडेट रखना। साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों के पते एवं संपर्क सूत्र नोट करना, उनसे मिलना जुलना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन यानी टीवी की खूबियों एवं खामियों का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूरदर्शन की खूबियाँ, पहला बिंदु, घटना की तस्वीर देखकर जीवंतता का एहसास होता है। दूसरा बिंदु, सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तीसरा बिंदु, समाचार के साथ मनोरंजन भी होता है। अब टीवी की खामियां, प्रश्न का दूसरा पार्ट, खामियां यानी कमियां। पहला, शब्द का अर्थ समझने का समय नहीं मिलता। दूसरा बिंदु, निश्चित समय पर प्रस्तुति होना। तीसरा बिंदु, अश्लीलता भरे कार्यक्रम आना। चौथा बिंदु, विज्ञापनों की भरमार होना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, समाचार से आप क्या समझते हैं? समाचार कैसे लिखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। समाचार जिस घटना का प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता हो और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो वह समाचार कहलाता है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। समाचार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मुखड़ा यानी इंट्रो, बॉडी और समापन। असल में समाचार 6 सवालों का जवाब होता है जिन्हें ककार कहते हैं, जो 6 होते हैं। 6 ककार जिसमें से 4
सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। क्या, कौन, कहाँ और कब। क्यों और कैसे, ये दो ककार विवरणात्मक होते हैं। इसमें खबर को विस्तार से बताया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जिसमें आरोह भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न है, 20 अंक के, गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर के। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो इसमें 3-3 अंक के दो प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में निहित संदेश का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का यानी 3 में से कोई दो प्रश्न करने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में निहित संदेश। पहला, समय की गतिशीलता का संकेत किया गया है। दूसरा बिंदु, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। तीसरा बिंदु, आशा ही जीवन है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा, पतंग कविता के आधार पर शरद ऋतु के सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पतंग कविता के आधार पर शरद ऋतु का सौंदर्य। पहला बिंदु, मौसम बहुत ही सुहावना होता है। दूसरा बिंदु, वर्षा एवं तेज धूप नहीं होती है। बच्चों के खेलने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। पतंग जैसी हल्की चीज़ आसानी से इस मौसम में उड़ सकती है। इस तरह से। तीसरा प्रश्न, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पहला बिंदु, फूल के खिलने की समय सीमा है लेकिन कविता की नहीं। दूसरा बिंदु, कविता कालजयी होती है। तीसरा बिंदु, कविता देश काल की सीमा से परे होती है। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति का आशय है। पहला बिंदु, क्रांति हमेशा छोटे लोग यानी किसान मजदूर ही करते हैं। दूसरा बिंदु, वह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रांति करते हैं। तीसरा बिंदु, वे भी अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस तरह से। अगला प्रश्न, दूसरा, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है, पहला बिंदु, सही बात के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना। दूसरा बिंदु, भाषा को जटिल नहीं बनाना चाहिए। तीसरा बिंदु, घुमा फिराकर कहने की बजाय सीधे सीधे बात कहनी चाहिए। इस तरह से। तीसरा प्रश्न, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। पहला बिंदु, समाज की संवेदनहीन सोच पर कवि के द्वारा व्यंग किया गया है कि समाज की जो सोच है वो संवेदनहीन हो गई है, संवेदना शून्य हो गई है। दूसरा बिंदु, दूसरे के दुख में आनंद खोजना पर व्यंग किया गया है। लोग दूसरों के दुखों में अपना आनंद, अपनी खुशी खोजते हैं। उस प्रवृत्ति पर, समाज की ऐसी प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया कवि के द्वारा, जो अनुचित है, गलत है। तो इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि समाज की संवेदनहीन सोच होना, ये समाज की जो सोच है वो कैसी है, संवेदनहीन है, संवेदन शून्य है। दूसरा बिंदु, दूसरे के दुख में लोग आनंद खोजते हैं और लोगों की ऐसी प्रवृत्ति अनुचित है, गलत है। अगला प्रश्न 12वां, जिनमें 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला प्रश्न, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है, आपके अनुसार यह उचित है, सकारण उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। खोटे सिक्कों की टकसाल बेटियों को जन्म देने के कारण भक्तिन को कहा गया है।
ऐसा कहना सरासर अनुचित है, गलत है। पुत्र या पुत्री का होना कुदरत की देन है, ईश्वरीय देन है, इसमें भक्तिन का क्या दोष है। और वैसे भी बेटा बेटी एक समान होते हैं, चाहे बेटे का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, हमें दोनों ही स्थितियों में खुश होना चाहिए। अगला प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावा करना, खरीदने की शक्ति का प्रदर्शन करना। चूरन वाले भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? पहला बिंदु, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। दूसरा बिंदु, भारतीय संस्कृति में त्याग को सर्वोपरि रखा गया है। तीसरा बिंदु, त्याग से ही प्राप्त का आनंद होता है। जब त्याग किया जाता है और उसके बाद जो फल मिलता है, जो प्राप्ति होती है, उसकी खुशी तभी होती है जब हमने कोई त्याग किया हो। इस तरह से अगला प्रश्न 13वां, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जिनका लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, महामारी के दौरान गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार कौन और कैसे करता था? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। महामारी के दौरान गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार पहलवान लुट्टन सिंह ढोलक बजाकर किया करता था। दूसरा बिंदु, ढोलक की आवाज़ से गांव के लोगों में महामारी से लड़ने का साहस उत्पन्न होता था। दूसरा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? सकारण उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण इस कारण बनी हुई है। पहला बिंदु, रोजगार चुनाव की आज़ादी का अभाव होना। दूसरा बिंदु, अपनी रुचि का काम न कर पाना। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने कल्पना का आदर्श समाज में किन 3 प्रमुख पहलुओं का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कल्पना का आदर्श समाज में 3 प्रमुख पहलुओं का उल्लेख किया है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भाईचारा। जिस समाज में ये तीनों चीज़ें होती हैं वह समाज आदर्श होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला 14वां प्रश्न, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है, यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक द्वारा किस समस्या को उभारा गया है? आपके अनुसार उसका क्या समाधान हो सकता है? 2 अंक का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक द्वारा पीढ़ी अंतराल की समस्या, पाश्चात्य संस्कृति का युवा पीढ़ी पर, नई पीढ़ी पर प्रभाव होना और युवा पीढ़ी द्वारा उसका अनुसरण करना, अपनी संस्कृति को भूलना, नैतिकता का अभाव इत्यादि समस्याओं को उभारा गया है। आपके अनुसार उसका क्या समाधान हो सकता है वह आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो भी आपके विचार हैं। लेखक आनंद यादव के पिता ने उन्हें किन शर्तों पर विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक आनंद यादव जी के पिता ने उन्हें इन शर्तों पर स्कूल जाने की अनुमति दी थी। विद्यालय जाने से पूर्व खेत का कार्य करेगा, विद्यालय से आने के बाद पशुओं को चराने ले जाएगा और जिस दिन काम अधिक होगा उस दिन वह स्कूल नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा। इस तरह से। तीसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर की पानी एवं निकासी की व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कुओं की बहुतायत, नदी, कुंड, स्नानागार की व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी हेतु ढकी हुई नालियाँ, और इन आधारों पर सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। यानी मोहनजोदड़ो नगर की पानी एवं निकासी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। पानी के लिए नदी, कुएं,
कुएँ लगभग 700 के लगभग कुओं के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुंड, स्नानागार और गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ, ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो नगर की पानी एवं निकासी की व्यवस्था को दर्शाती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।